वीडियो शुरू होते ही बताया था, आज चैनल के ऊपर 2 वीडियो आएंगी। शाम को 7 बजे एक वीडियो आएगी जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, लेकिन देखना उसको जाके, आप उसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। पूरी देखना, तब बताना कि कैसी लगी वीडियो है। तो शाम को 7 बजे उसके लिए रेडी रहो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप 1.594 मिलियन व्यूअर्स थी। इस हफ्ते व्यूअरशिप बढ़ गई है और व्यूअरशिप है 1.674 मिलियन व्यूअर्स। मैं इसको बढ़ना है क्या ही बोलूं यार, मतलब ये व्यूअरशिप के दिन आएंगे ट्रिपल एच के आने के बाद, वो भी इतना जल्दी मैंने सोचा नहीं था। तो क्या ऐसा हो गया है क्या कि जो फैन ट्रिपल एच की वजह से वापस आए थे, अब वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है आ गया ट्रिपल एच, अब देख ही लेंगे कभी भी और उसके बाद चले गए। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रिपल एच ने डिसअपॉइंट किया है। कंटेंट उन्होंने जो दिया है टेलीविजन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में वो अच्छा है, लेकिन बावजूद उसकी व्यूअरशिप घट गई। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। रोंडा राउजी ने भाई कुछ ऐसा कहा है कि अगर आप जंग छेड़ते हो ना यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में, यूएफसी बेटर है डब्ल्यूडब्ल्यू बेटर है, तो रोंडा राउजी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की जो है छाती चौड़ी हो जाएगी। रोंडा राउजी ने ये कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस हैं वो ज्यादा केयर करते हैं यूएफसी फैंस के कंपैरिजन में अपने स्टार्स के बारे में, अपने फाइटर्स के बारे में, अपने रेसलर्स के बारे में। उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि यूएफसी के लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं लेजेंड्स की, जो ऐसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मतलब यूएफसी के लेजेंड या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के, यूएफसी के लोग अपने लेजेंड्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बड़े बड़े नामों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितना वो चीज़ मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखी है। तो आप कह सकते हो आप लोग कि रोंडा राउजी ने दोनों ही स्पोर्ट के अंदर कम्पीट किया हुआ है, तो वो एक ऐसी बंदी है जिनकी बात को हमको सुनना चाहिए। अब ये बात सुन के आपके क्या रिएक्शन, आपको क्या लग रहा है मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू की बेल्ट्स के अंदर क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो रिवील हुई हैं। तो बेल्ट फैन डैन जो कि हमेशा ये चीज़ें बताता रहता है, उनके अकॉर्डिंग 3 चैंपियनशिप बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में आ चुकी हैं। मतलब कि 3 बेल्ट ऑलरेडी फिनिश हो गई हैं, 3 बेल्ट जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आ गई हैं, जिसमें से पूरे चांस है कि 2 बेल्ट तो टैग टीम चैंपियनशिप और विमेंस की टैग टीम चैंपियनशिप है, और 1 बेल्ट कौन सी है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी पहले रिपोर्ट्स बताई थी कि वो बेल्ट है, बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू का लोगो होगा, ब्लैक स्ट्रैप होंगे, ये बात हमको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो अब रेडी है और शायद हो सकता है कि ये चीज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। रॉ का सीजन प्रीमियर है, तो पता नहीं वहाँ के बारे में कुछ स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ से नई चीज़ों की शुरुआत करते हुए अपनी न्यू बेल्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब देखो ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ में हमको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। कोई काम अगर हम लोग अच्छे से करना जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो चांसेस हैं कि शायद हम उस काम को सक्सेसफुली ना कर पाए, हम लोग फेल हो जाएं। अपने अंदर हमेशा कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, कैसे कॉन्फिडेंट फील करें, इससे रिलेटेड मैंने एक बुक सुननी फिनिश किया कुको एफएम के ऊपर, जिसका नाम है द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग लाइफ में जो है हमेशा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, लाइफ में आपके जो गोल्स हैं वो उसको अचीव कर सकते हो। 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा जो कि आप लोग अगर बुक पढ़ोगे तो शायद आपको हफ्तों या फिर महीनों का टाइम लग सकता है। कुको एफएम जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसका कंटेंट साइज की जो लाइब्रेरी है वो 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज़ की है। कैटेगरीज भी अलग अलग है, मोटिवेशन चाहिए, फिटनेस चाहिए, ड्रामा चाहिए, क्राइम चाहिए, एक्शन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कुको एफएम जो है मेड इन इंडिया ऐप है, तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मैं आपके लिए ऑफर भी लेके आया हूँ, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके WC50 कोड का यूज़ करते हो तो जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे उनको कुको एफएम का जो साल का सब्सक्रिप्शन 399 का पड़ता है वो 199 का पड़ जाएगा। तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट की बात है। तो मुझे और कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि आपको क्यों कुको एफएम को नहीं सुनना चाहिए। सारे काम करते हुए आप लोग बुक समरी सुन के अपना टाइम पास भी कर सकते हो और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन से कुको एफएम को अभी ज्वाइन करो। ब्राउन स्ट्रोमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया जो कि आप लोग देख सकते हो, उनके एवोल्यूशन की है, #मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। और आप लोग देख सकते हो 7 साल में बंदे ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया। 2015 में चबी सा बंदा, हाँ साइज में बड़ा लग रहा है ऑब्वियसली, लेकिन शेप में नहीं है ना, बॉडी में कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अब आप 2022 के ब्राउन स्ट्रोमैन को देखो, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ लेने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद उनको और ज़्यादा टाइम मिला अपनी बॉडी के ऊपर काम करने के लिए, और इसका शायद उनको अच्छा रिवॉर्ड भी मिला कि वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हैं और एक बहुत अट्रैक्टिव फिजिक के साथ में। अब देखते हैं इस अट्रैक्टिव बंदे का कितना अट्रैक्टिव तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर यूज़ करती है कि हम फैंस इस बंदे के लिए अट्रैक्ट हो। गोल्डबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका ये जो पूरा मंथ है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सेलिब्रेट कर रही है, और ये जो उनका शो आता है बम्प, वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है गेस्ट भी बुला लिया है इस वेंसडे को, जो बम्प का शो आएगा। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यूडब्ल्यू उनको, मतलब वेंसडे को, मतलब अभी चल रहा है लेकिन हाँ उनके साथ थोड़ा सा पीछे चलता है। तो यहाँ पे आपको गोल्डबर्ग देखने को मिलेंगे। वैसे भी गोल्डबर्ग के बारे में कुछ और भी अपडेट है सऊदी अरेबिया के बारे में, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू को फ्यूचर के लिए सेटअप करना चाह रही है गोल्डबर्ग का अपोनेंट,
तो शायद वो एक बढ़िया प्लेस हो सकती है। अब पूछ रहे हो कैसे, भाई लोगन पॉल और रोमन रेंज का मैच कैसे सेटअप हुआ था, उसके बीज कहाँ बोए गए थे लोगन पॉल के इम्पल्सिव टीवी के अंदर। तो अब WWE सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को करने में सहारा लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि वो कम्पीट करने ही वाले हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और इसलिए बहुत जल्दी WWE ने उनकी जो डेट है उसको भी फिक्स कर लिया है ब्रॉक लेसनर की। और वो जो डेट है अभी जो सामने निकल के आ रही है वो है रॉ के सीजन प्रीमियर की 10 अक्टूबर के अंदर। मैंने आपको बताया कि WWE डी जनरेशन एक्स वाली चीज़ को भी करने वाली है, और उसके बाद अभी बेल्ट का भी बताया, स्टेज का भी बताया। तो शायद क्योंकि उस शो को WWE मेजर वे में दिखाना चाहेगी, तो शायद इस वजह से जो है वहाँ पे आपको ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस हैं। और गाइस गोल्डबर्ग के बारे में आपसे कह रहा था कि रिंग साइड न्यूज़ ये एक अलग सोर्स है, उन्होंने ये कहा है कि इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर आपको गोल्डबर्ग नहीं देखने को मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस वाले सोर्स के ऊपर हमको ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, कौन ज़्यादा सही बात कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर अब जैसे ट्रिपल एच चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो सोर्सेज हैं जो इतने सालों से गलत नहीं हुए वो सोर्सेज भी गलत हो जा रहे हैं। तो फिर ऐसे है ना एकदम से ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है अब। लेकिन ब्रॉक लेसनर सीजन प्रीमियर के अंदर आ रहे हैं, उसके चांसेस हैं पूरे। ऐसा कह रहे हैं कि हाँ डेट जो है ऑलरेडी रिवील हो गई है उनकी। लेकिन गोल्डबर्ग के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसे कॉमेंट है नहीं। तो फिर देखते हैं अब क्या WWE करेंगे दोनों सुपरस्टार से। कोई बड़ा स्टार लेके आ जाओ तुम। मैं वैसे ब्रॉक लेसनर को ज़्यादा चाहूँगा अगर गोल्डबर्ग के कंपैरिजन में देखें, क्योंकि गोल्डबर्ग आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर बहुत टाइम हमको भी कुछ महीने एंटरटेन करने वाले, क्योंकि उनकी जो डेट्स हैं वो शेड्यूल्ड तो है कि काफ़ी ज़्यादा है। लुक चेंज था उनका, देखते हैं किस लुक के साथ आते हैं, क्या वो वाला पुराना वाला लुक होगा या फिर जो अभी उनका लुक चल रहा था रिसेंट में उसके साथ वो आएंगे। निकी ऐश के बारे में हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर चीज़ देखी जहाँ पे उन्होंने अपना मास्क वगैरह खोल लिया है। वो बिल्कुल है ना ऐसे रोई उदास सी जैसे बंदा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड भाग जाती है, उसका बॉयफ्रेंड भाग जाता है, उसके बाद उसके हालात होते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे निकी ऐश के हालात हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं ट्रिपल एच निकी ऐश का निकी क्रॉस वाला गिमिक, जहाँ पे आपको याद ही होगा वो बिल्कुल ऐसे क्रेजी से रहते थे, भाग के आते थे, उनकी एंट्रेंस भी काफ़ी अलग अलग थी। अब उसके बाद उनको सुपर हीरो वाला गिमिक देते, जो कि शुरू में मैं कह सकता हूँ मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ आगे चली तो शायद वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही, और अब जाके तो उसके बारे में कोई केयर ही नहीं करता। तो निकी क्रॉस के गिमिक में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ WWE के हैं प्लान्स। नेक्स्ट कुछ ऐसी चीज़ करी है रिकीशी ने कि सैमी ज़ेन की तो भाई ऐसे बल्ले बल्ले ही होगी। अब क्या उन्होंने किया आप लोग देख सकते हो, उन्होंने इस वाले ग्राफिक को पोस्ट किया, 4 ब्रदर्स का है, और यहाँ पर जो है सबकी इमेजेस वगैरह शक्लों से चेंज कर दी है। और यहाँ पे जो हमको 4 भाई बंधु देखने को मिल रहे हैं वो है दी ऊसो, सोलो सिकोवा जो कि सच में भाई हैं, और यहाँ पे सैमी ज़ेन को भी ऐड किया हुआ है, और उन्होंने सैमी ज़ेन को टैग करते हुए लिखा हुआ है कॉल मी नाउ, और ऐसे वी द वन का साइन किया हुआ है। सैमी ज़ेन इसे देख के कितने खुश हुए होंगे, और ये चीज़ देखकर भी अच्छा लग रहा है कि रिकीशी जो कि इस पूरी समवन ट्री में है ना ऊपर आते हैं, उन्होंने भी इस बात को ऐसे है ना एक्नॉलेज किया है कि सैमी ज़ेन जो है हमारी ब्लड लाइन का ही बंदा है। क्योंकि रोमन रेंस नहीं कर ले उनको टी शर्ट दी, तो फिर भाई और लोग है ना उनकी तो अभी क्या ही सुने हम, क्योंकि भले ही रोमन रेंस सबसे ज़्यादा दादा परदादा नहीं है इस फैमिली के अंदर, रिकीशी उनसे ज़्यादा पुराना है, लेकिन इस समय जो स्टॉक है वो रोमन रेंस का ही है। और जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सैमी ज़ेन को, तो आई थिंक अब सारे ही लोगों ने कर ही लिया सैमी ज़ेन को। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो मेंस रॉयल रंबल 2023 के कुछ ऑड्स हैं, और शायद मुझे याद है अगर जो मैंने आपको पहले ऑड्स बताए थे उनसे अब के ऑड में कुछ चेंज आ गया। अब चेंज क्या है? चेंज ये है कि कोडी रोड्स यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर है जो पहले भी थे, लेकिन नंबर 2 पर अगर हम लोग यहाँ पे नाम देखें तो वो है सेथ रॉलिंस का, और उसके बाद नाम आता है बॉबी लैशली का, फिर रिडल का, और 5वें नंबर पर हैं द रॉक। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कोडी रोड्स तो चलो बहुत तगड़े फेवरेट हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, रिडल ये भी ऐसे नाम है जो कि इस साल आपको शॉक कर सकते हैं ये रॉयल रंबल में उतर के। और बाकी अगर रॉक ने अगर एंट्री करी रॉयल रंबल के अंदर तो फिर आप लोग समझ सकते हो ये चीज़ क्लियर किस चीज़ का साइन होगा। ये साइन होगा रोमन रेंस एंड द रॉक के मैच का, एंड हु नोज क्या पता रोमन रेंस रॉक को एलिमिनेट कर दें इस मैच में, और फिर इस तरीके से मैच सेटअप हो, या फिर द रॉक ही इस मैच को जीत जाए और रॉयल रंबल के विनर बन जाए। हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं कि रॉक जीतेंगे, क्योंकि अगर वो जीत के गए तो फिर वो एक का स्पॉट भी मार लेंगे, और वैसे भी रॉक एंड रोमन रेंस तो ऐसा मैच है जो कोई कहेगा थोड़ी कि भाई रॉक क्यों आ गए रोमन रेंस से लड़ने। कोई ऐसा बंदा आना चाहिए था जिसने मेहनत की, क्योंकि रॉक के अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई बोलने ही वाला है, क्योंकि इतने टाइम तो वो आए नहीं टेलीविजन के ऊपर, इतना बड़ा नाम है, और कौन नहीं देखना चाहेगा रॉक को रेसल करते हुए 2022 नहीं 23 के अंदर, 23 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से जो है कोडी रोड्स टॉप पर है, रॉक 5वें नंबर पर है, और सेथ, लैशली और रिडल के भी चांस हैं। अभी रॉयल रंबल आते आते इस ऑड के अंदर काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो तब हम उसको तब देख लेंगे। लेकिन कूको एफएम को गाइस डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से, और ऑडियो इस ऑडियो शो प्लेटफॉर्म का मजा लो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।